हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे प्रदेश सरकार की साप्ताहिक पत्रिका गिरिराज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 18 नवंबर 2020 और 2 दिसंबर 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो रहे हैं गिरिराज पत्रिका में। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि बल्क ड्रग पार्क किस ज़िले में स्थापित किया जा रहा है। जो रिसेंटली अभी बल्क ड्रग पार्क जो स्थापित किया जा रहा है वो इनमें से किस ज़िले में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए शिमला, मंडी, कुल्लू, ऑप्शन डी उन्ना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी उन्ना। रिसेंटली जो बल्क ड्रग पार्क उसको स्थापित करने की योजना डिस्ट्रिक्ट उन्ना में हरोली नामक स्थान पे हुई है। वहाँ पे इस बल्क ड्रग पार्क को स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में जो फार्मा उद्योग काफ़ी सुदृढ़ होगा इसके बनने से, जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें फार्मा सेक्टर में, हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी राज्य रहा है। कोरोना काल में भी हम देख सकते हैं, जब लॉकडाउन था तो उसमें भी जो HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो काफ़ी मात्रा में उत्पादन यहाँ से हुआ है, और पैरासीटामोल PCM का भी काफ़ी मात्रा में यहाँ से उत्पादन होता है। तो देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश का फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जिसमें कि मेनली बद्दी, बरोटीवाला एटसेट्रा कुछ एक जो एरिया है जहाँ पर एशिया का फार्मास्यूटिकल हब इसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो बल्क ड्रग पार्क जो स्थापित किया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट उन्ना में हरोली नामक स्थान पे किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्य व बड़े किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर सोलर पंप लगाने के लिए कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। जो सौर सिंचाई योजना सरकार की एक ऐसी योजना है जिसमें जो सोलर पंप होते हैं उनको पंपिंग मशीन प्रोवाइड की जाती है। इसमें आपसे पूछा है कि जो मध्य और बड़े वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर सोलर पंप लगाने के लिए सरकार कितने % सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 80%। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो हमारे मध्य व बड़े जो वर्ग के किसान होते हैं उनको ये सौर सिंचाई योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान राशि या फिर अनुदान प्रतिशत प्रोवाइड किया जाता है 80%। इसी में अगर हम देखें, जो लघु एवं सीमांत वर्ग के जो किसान होते हैं उनको व्यक्तिगत स्तर पर पंपिंग मशीन लगाने के लिए 90% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। जो मध्य और बड़े वर्ग के किसानों को उनको 80%, और जो लघु और सीमांत वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत पंपिंग मशीन लगाने के लिए 90% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो गत वर्ष 2019-20 में इस योजना पर जो 1,958 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इसमें आपने याद रखना है 1958 लाख रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं। इसमें हम अगर बात करें, जो लघु एवं सीमांत वर्ग के किसान और मध्य और बड़े वर्ग के किसान, आपको ये क्लियर होना चाहिए इनका जो रेशो कितना होता है। सो इसके लिए हम एक टेबल के माध्यम से इसमें देखेंगे। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग हिमाचल प्रदेश में, साइज़ की बात करते हम, जो मार्जिनल किसान यहाँ पर बात हुई है, जो सीमांत किसान जिनके पास जो भूमि होती है उनके पास बिलो 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास भूमि होती है उन्हें कहते हैं हम मार्जिनल किसान। और जिसके पास स्मॉल की बात आती है, जिसके पास जो भूमि होती है 1.0 to 2.0 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, उन किसानों को कहते हैं हम स्मॉल। और उसके बाद सेमी मीडियम जिनकी 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में, उसके बाद मीडियम जिनकी 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में भूमि होती है उनको मीडियम। और जो लार्ज जिनके पास जो लैंड है
10 हेक्टेयर से ज़्यादा उन्हें हम कहते हैं लार्ज जो किसान होते हैं। टोटल अगर लैंड नंबर ऑफ होल्डिंग की बात करें, इसमें हमारे पास जो टोटल जो मार्जिनल किसान है, जो सीमांत किसान है, इसमें 69.78%। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल किसानों में से 69.78%, 69.78% जो किसान है जिनके उनके पास भूमि बिलो 1 हेक्टेयर से उनके पास कम है। दूसरे अगर हम स्मॉल छोटे 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच के किसानों की बात करें, उसका रेशो हमारे पास 18.17% रहता है। और उसी प्रकार सेमी मीडियम के रेशो 8.84% और मीडियम का 2.87% और जो लार्ज का 0.34%। वो आप टोटल इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें अगर नंबर ऑफ होल्डिंग की बात करें, जो हिमाचल प्रदेश में टोटल किसानों की 9.61 लाख हमारे पास टोटल किसान है, जिनके पास जो एरिया है, टोटल एरिया 9.55 लाख जो हेक्टेयर, तो हमारे पास टोटल 9.55 लाख हेक्टेयर हमारे पास भूमि है, जिस पे जो किसान है 9.61 लाख। तो अगर टोटल एवरेज लैंड होल्डिंग साइज़ की बात करें तो एवरेज साइज़ 1 हेक्टेयर है हिमाचल का। इस टेबल को आप अच्छे से समझें क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें आप साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग का भी देख सकते हैं, फार्मर की कैटेगरी को भी देख सकते हैं, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। सो हमने इसमें बात की जो सौर सिंचाई योजना के बारे में, छोटे किसानों और बड़े किसानों को जो सोलर पंप व्यक्तिगत स्तर पर प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी सब्सिडी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, जिसमें पूछा है कि गंगा जो नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। जो गिरी गंगा ये ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना रिवर की, ये एक सहायक नदी है। इसका जो उद्गम स्थान कहाँ पे है, कहाँ से ये निकलती है। ऑप्शन ए कुपर पीक, खड़ा पत्थर, चंद्रनाहन और साधु पुल। इसका जो राइट आंसर रहेगा कुपर पीक। जो गिरी गंगा निकलती है कुपर पीक के पास, जो जुबल टाउन के नज़दीक है, वहाँ से ये निकल के आगे जो साधु पुल जगह पे ये मिलती है आसनी रिवर ये सोलन डिस्ट्रिक्ट से आती है, जो साधु पुल के पास मिलके आगे प्रवेश करती है। वहाँ से ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को 2 बराबर हिस्से या फिर 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है, जिसमें एक हिस्से को हम कहते हैं सिसगिरी और दूसरे को ट्रांसगिरी। और उसके बाद वहाँ से बहने के बाद आगे यमुना में मिल जाती है। सो गिरी गंगा आपको याद रखना है कि गिरी गंगा कुपर पीक से निकलती है जुबल टाउन के पास डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और साधु पुल जगह पे ये मिलती है आसनी रिवर जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट से आती है और आगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को 2 इक्वल हिस्से में डिवाइड करती है। बात खड़ा पत्थर की करें तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रनाहन जो पबर रिवर है, ये उसका उद्गम स्थल यहाँ से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि चंगथंगी और चिगू नस्लें किससे संबंधित है। आपने बताना है कि जो चंगथंगी और जो चिगू नस्लें हैं इनमें से किसकी नस्ल है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी पश्मीना बकरी, ऑप्शन सी खरगोश, ऑप्शन डी याक। इसका जो राइट आंसर रहेगा जो चंगथंगी और जो चिगू नस्लें, यह है पश्मीना बकरी की। सो सबसे पहले आपको जो पश्मीना के बारे में पता होना चाहिए। जो पश्मीना क्या है। पश्मीना एक पारसी शब्द है जिसका अर्थ है ऊन से बनाया गया। जो चीज़ जैसे ऊन से बनाते हैं उसमें हम ले सकते हैं शॉल हो गया, मफलर हो गया, स्टॉल एटसेट्रा, जो हम सर्दियों के लिए जो यूज़ करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें, जिसमें पश्मीना काफ़ी अच्छा एक वूल होती है या फिर ऊन होती है जिससे ये सब चीज़ें बनाई जाती है। पश्मीना एक पारसी टर्म है जिसमें जो बकरियों की एक प्रजाति से प्राप्त की जाती है, जिसमें मेनली इंडिया की बात करें तो लद्दाख, कारगिल और हिमाचल। अभी हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट से न्यूज़ में था क्योंकि इसको प्रमोट करने के लिए प्रदेश सरकार काफ़ी इनिशिएटिव या फिर योजना ला रहा है और कहा रहा है कि जो एक पश्मीना उद्योग है हिमाचल को एक देश भर में या फिर विश्व भर में काफ़ी अच्छी पहचान देगा। अब केंद्र की तरफ से देखा जाए तो इस पश्मीना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन
योजना की शुरुआत की गई है। जो राष्ट्रीय पशुधन योजना है, इसके अंतर्गत इन क्षेत्रों में जो भेड़ें होती है, भेड़ या फिर बकरी पालक, जो गरीब श्रेणी या बीपीएल के जो परिवार होते हैं, उनको जो पश्मीना प्रदान करने वाली जो चगथंगी और जो चीगू नस्लें की लगभग 638 बकरियों का वितरण किया जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन योजना के अंतर्गत जो गरीब परिवार होते हैं या फिर बीपीएल के परिवार जो भेड़ बकरी पालन करते हैं, उनके लिए जो ये चंगथंगी और जो चीगू नस्लें जो पश्मीना बकरी की नस्लें हैं, ये 638 बकरियों वितरण करवाई जाएगी। इसमें जो टोटल जो लागत होगी 90% इसमें केंद्र व्यय करेगा, 90% इसमें सेंटर की तरफ से आएगा, और जो 10% बचता है उसमें राज्य और जो जिस व्यक्ति को दी जा रही है वो उसमें खर्च करेगी। इसमें 5% राज्य उसमें खर्च करेगा और 5% जो इंडिविजुअल पर्सन जिसको ये दी जाएगी वो उसको खर्च करेगा। तो वर्तमान में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में दारचा, योची, रोरिक गांव और जो कि लाहौल में है, मेहड़ घाटी, किब्बर, नाको एक्सेट्रा में, वहाँ पे ये काफ़ी मात्रा में इसका इन भेड़ बकरियों का पालन होता है। अब बात करते हैं जो राज्य में इन पश्मीना उद्योगों से बनाए गए जो प्रोडक्ट, इसमें लगभग 10 ऐसे संगठित शॉल इकाई है जो कि पश्मीना ऊन से उत्पादित की जाती है, जिसमें हम देख सकते हैं रामपुर बुशहर हो गया, उसके बाद सुंदरनगर मंडी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के शमशी में, और हुरला किन्नौर के सांगला में, रिकांगपिओ में, इस तरह के कुछ एक 10 संगठित जो शॉल की इंडस्ट्री है जो पश्मीना उद्योग से पश्मीना ऊन से उत्पादित की जाती है। इसमें देखा जाए तो 90% जो लोग हैं जो पश्मीना ऊन से बनाते हैं शॉल, मफलर और स्टॉल इत्यादि। सो ये क्वेश्चन था आपके लिए, ये था चगथंगी और जो चीगू नस्लों के बारे में, जिसमें पश्मीना बकरी के बारे में हमने देखा, पश्मीना जो उद्योग के बारे में, पश्मीना जो प्रोडक्ट बनते हैं, और चनियांगी तथा चेरू प्रजाति के जो भेड़ों की बात की हमने, जो हिमाचल प्रदेश में ये भेड़ें पाई जाती है जिससे पश्मीना वूल प्राप्त की जाती है। और राष्ट्रीय पशुधन योजना के बारे में हमने देखा कि किस तरह से जो पश्मीना उद्योगों को केंद्र सरकार की तरफ से भी बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो हिमाचल प्रदेश का जो पश्मीना उद्योग है देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक हिमाचल की एक अलग पहचान कर रहा है। सो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन सही लगा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीर्थन घाटी किस जिले में स्थित है। तीर्थन वैली के बारे में आपने बताना है कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में तीर्थन वैली स्थित है। ऑप्शन ए डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, ऑप्शन बी शिमला, कांगड़ा और मंडी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में तीर्थन वैली स्थित है। बंजार जगह आपने सुना होगा बंजार के बारे में, बंजार वैली या फिर तीर्थन वैली के नाम से इसको जाना जाता है। ये कुल्लू जो हेडक्वार्टर से अप्रोक्सीमेटली 55 to 60 किलोमीटर ये दूर है। तो आपने याद रखना है कि जो तीर्थन घाटी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है, ये वैली काफ़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए काफ़ी अच्छा एक केंद्र बना है, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर डेली टूरिस्ट घूमने आते हैं। और देखा जाए तो काफ़ी और अदर एक्टिविटी में भी ये वैली प्रसिद्ध है, जिसमें हम जो फिश ब्रीडिंग में हम देखते हैं कि जो ट्राउट मछली इस नदी पे, तीर्थन नदी पे काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। और उसके बाद जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसका जो शाही रोपा जो कॉम्प्लेक्स वो भी इसी वैली में स्थित है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम जो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी इसी वैली में स्थित है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वैली है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी, जो वाइल्ड फ्लोरा फौना के लिए भी, और दूसरा इसमें हम देख सकते हैं कि जो फिश ब्रीडिंग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वैली है। टूरिस्ट काफ़ी मात्रा में यहाँ पे आना पसंद करते हैं। रिसेंटली अभी हम देखते हैं कि एक वाटरफॉल के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है, जिस वाटरफॉल का नाम है भरियाड़ा वाटरफॉल। ये तीर्थन वैली में स्थित है। इसमें आपने याद रखना है भरियाड़ा वाटरफॉल, या फिर इसको एक लोकल लैंग्वेज में कहते हैं भरियाड़ा छो। ये एक प्राकृतिक झरना है वहाँ पर। देखा जाए तो ये दूर दराज की एक पंचायत है श्रीकोट, वहाँ के शरेड़ा वार्ड में के अंतर्गत ये जो वाटरफॉल आता है, जिसका नाम है भरियाड़ा प्राकृतिक झरना। ये जो गुशैनी नामक जगह से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये जो एरिया आता है ग्रेट हिमालयन नेशनल के बफर जोन में ये स्थित। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा किस वर्ष मिला, मतलब कि कब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हुआ। सो इसका आपने राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जिसमें पूछा गया है कि हिम सुरक्षा का संबंध इनमें से किससे है। जो आपने हिम सुरक्षा के बारे में सुना होगा, प्रदेश सरकार ने काफ़ी अच्छी एक योजना शुरू की है। सो इसका जो संबंध इनमें से किससे है। ऑप्शन ए सड़क सुरक्षा, ऑप्शन बी हिमखंड सुरक्षा, ऑप्शन सी स्वास्थ्य अभियान और ऑप्शन डी खेल। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य अभियान। एक हेल्थ से रिलेटेड एक उन्होंने प्रदेश सरकार ने एक अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया है। इसके जो तहत प्रदेश की सभी जो स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन और जो संस्थाओं के शामिल कर लगभग एक 8,000 के करीब टीमें गठित की जाएगी। 8,000 जो टीमें इसमें गठित की जाएगी, जो लोगों के घर घर जाकर, जो लोगों के घर जाएंगे और वहाँ पर उनको टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, कुष्ठ रोग, मधुमेह और फिर हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप इत्यादि जो भी बीमारियाँ हैं उनके लक्षणों के बारे में सूचना को एकत्रित करेगी। आपसे याद रखना है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट अभियान प्रदेश सरकार ने चलाया है, जिसमें कि आयुर्वेद, स्वास्थ्य विभाग के, महिला बाल विकास के, पंचायती राज या फिर जिला प्रशासन की लगभग 8,000 टीमें ये गठित करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में होगा हिमाचल प्रदेश में, जिनमें जो कोरोना के साथ साथ ही, जो कोरोना महामारी के साथ साथ जो अन्य बीमारी है, टीबी, कुष्ठ रोग, मधुमेह, रक्तचाप इत्यादि जो बीमारियों के लक्षण होते हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाएंगे। ये जो इस स्कीम स्टार्ट हुई थी 24 नवंबर 2020 से और ये एक 27 दिसंबर 2020 तक ये काम करेगी और प्रदेश में एक स्वास्थ्य कवच के रूप में ये काम करेगी। इस अभियान के जो अंतर्गत न केवल कोविड-19 के जो लक्षण वाले मरीजों को खोजा जाएगा, सिर्फ जो कोविड-19 के जो लक्षण वाले को ही नहीं, बल्कि जो अन्य, जिसमें मैंने बताया टीबी, कुष्ठ रोग, मधुमेह, रक्तचाप और कुछ अन्य बीमारी होगी, उन सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इन सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। प्रत्येक टीम की बात करें, जो हर एक जो टीम में सिर्फ 2 सदस्य होंगे, जो कि गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और जो स्वास्थ्य से संबंधित लोगों की जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम इसमें देखेंगे एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। जिन भी लोगों के में कुछ इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखते हैं, उनका जो उपचार होगा बिल्कुल ही मुफ्त किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन से अभिप्राय है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से जाना जाता है, इसका अभिप्राय है महिला सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाएं या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय सुरक्षा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड ये काम करता है। इसके फाउंडेशन की बात करें तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये शुरू हुआ था 2011 में। उसके बाद 2015 में इसका नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। सो इसके अंतर्गत इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर वुमेन इनटू अ सेल्फ हेल्प ग्रुप। जो ग्रामीण जो गरीब महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनको ऑर्गेनाइज करना है एंड कंटिन्यूसली और उनको सपोर्ट करना है। जो उनके फेवर में जो भी जो डिसीजन होते हैं उसके लिए उनको सपोर्ट करना है। सबसे मेन इसमें देखा जाए तो इसका जो मेन मोटिव है ग्रामीण महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं का इसमें सशक्तिकरण करना है। महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय है कि जीवन के जो विविध क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा निर्णय प्रक्रिया में साझेदारी, जितने भी हमारी डेली लाइफ में जो निर्णय प्रक्रिया होती है इसमें महिलाओं की पूर्णतः साझेदारी और उनके जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि जो सभी विषयों में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना है। और उसके बाद जो समूह या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे उसके गठन से ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा और वो काफ़ी हद तक देखें तो आत्मनिर्भर हो सकती है और जो समग्र उनके पास एक जागरूकता आएगी। डेली लाइफ में जो भी चीज़ें घटित हो रही है, काफ़ी ऐसी जो लॉ हो सकते हैं या फिर कानून में देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों का ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो उसका नॉलेज नहीं होता है। नहीं, इस मिशन को लेकर याद रखना है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संबंध है महिला सशक्तिकरण से, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है हिमाचल प्रदेश के पहले हैंडलूम क्राफ्ट जो गांव शरण है ये किस जिले में स्थित है। हमने इससे पहले भी जब एक लेक्चर डिस्कस किया था हैंडलूम क्राफ्ट विलेज शरण के बारे में, वहाँ पर देखा था। सो इसमें ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर।
इसका जो राइट आंसर है, जो शारण जो गांव है, हैंडलूम क्राफ्ट विलेज, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। अभी रिसेंटली जो राष्ट्रीय हैंडलूम क्राफ्ट दिवस जिस दिन मनाया गया था, उस दिन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का जो एक गांव है शरण को हैंडलूम क्राफ्ट विलेज के रूप में इसको मान्यता मिल गई थी, जो हिमाचल प्रदेश का पहला गांव था। सो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हैंडलूम क्राफ्ट दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो इसका अपने राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखते हैं जो हैंडलूम क्राफ्ट विलेज बनने के बाद जो शारण गांव में नॉट ओनली प्रमोट द, इसमें जो प्रमोट सिर्फ ये हैंडलूम इंडस्ट्री को ही नहीं करेगा, बल्कि जो आल्सो मेक देम सेंटर ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन। जो शारण विलेज की बात हो रही है, इसमें ये एक हैंडलूम इंडस्ट्री के रूप में ही उभरेगा नहीं, परंतु जो देश विदेश से जो टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का केंद्र बनेगा। सो इस क्वेश्चन में आपने याद रखना है हैंडलूम क्राफ्ट विलेज शरण के बारे में, जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है और हिमाचल प्रदेश का ये पहला हैंडलूम क्राफ्ट विलेज है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे कि एम्स का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी फुल फॉर्म है, इसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? डिस्ट्रिक्ट शिमला, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या फिर एम्स का निर्माण किया जा रहा है। और रिसेंटली अभी देखा जाए तो वहाँ पर ओपीडी शुरू हो चुकी है, और इसका काम की अगर बात करें तो दिसंबर 2021 तक ये काम पूरा किया जाएगा। इसमें ये जो जगह है कोठीपुरा बिलासपुर के स्थान के जगह पे ये एम्स का निर्माण किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगर स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड प्रदेश सरकार की जो काफ़ी योजनाएं चली है, इसमें हम देख सकते हैं हिम केयर के बारे में, सहारा योजना जो इत्यादि कुछ काफ़ी योजनाएं चली है, जो कि चिकित्सा क्षेत्र या फिर हेल्थ सेक्टर में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है। सो इसमें आपने याद रखना एम्स के बारे में, बिलासपुर कोठीपुरा जगह पे ये बनाया जाएगा और दिसंबर 2021 तक इसका काम पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू किया गया था? जो आरटीई के बारे में आपने बताना है कि इनमें से किस डेट को आरटीई लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010, 4 अगस्त 2009, 10 जुलाई 2009 और 1 अप्रैल 2009। इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था, या फिर इसको केम इनटू फोर्स, मतलब कि इसको पूर्णतः लागू कर दिया गया था। इस जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। इसमें फ्री और एक कंपलसरी एजुकेशन की प्रोवाइड की जाएगी। इसमें जो एज रहेगी 6 से 14 साल के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें एक्ट की आर्टिकल की बात करें 21A, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात हुई है और उसको एक हमारे फंडामेंटल राइट के रूप में इसको रखा गया है। सो इसमें आपने याद रखना है कि 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू पूरे देश में कर दिया गया था। इसमें अगर देखा जाए तो ये पार्लियामेंट से पास हुआ था 4 अगस्त 2009 को, उसके बाद ये 1 अप्रैल 2010 से इसको शुरू किया गया था। सो इसमें मेनली इसमें काम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और फ्री निशुल्क शिक्षा को प्रदान करना 6 से 14 वर्ष के अंडर आर्टिकल 21A। डिस्कस किया प्रदेश सरकार की जो साप्ताहिक पत्रिका रहती है गिरिराज को, जिसमें हमने 2 सप्ताह के एडिशन को डिस्कस किया। फर्स्ट उसमें 18 नवंबर का और दूसरा उसमें हमने 2 दिसंबर के एडिशन को देखा। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पुट किए हैं उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, और इस लेक्चर की जो PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ डिफरेंट टाइप की जो क्विज़ चलती है जिसको आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।